हमारी बीटी की क्लास है। चैप्टर नंबर 7 का हम मैक्रो पोर्शन कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं इसको आपको बुक से नहीं करवा रहा था, मैं आपको इसको रैंडम टॉपिक्स के थ्रू करवा रहा हूँ जो कि पेपर में टेस्ट किए जाते हैं कैप्लन के अकॉर्डिंग। और हम इसको लेके चलेंगे आज इकोनॉमिक पॉलिसीज से। इकोनॉमिक पॉलिसीज, कल मैंने आपको रीजंस बता दी थी कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से मैक्रो इकोनॉमी वजूद में आती है, और वो कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो जनरल पब्लिक गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से लगाती है, और ये दोनों कोलैबोरेटिव वे में आगे बढ़ते हैं। तो आज उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे लेके चलेंगे। बेसिकली हर गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में जीडीपी इंक्रीज़ हो। हर गवर्नमेंट चाहती है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। इवन इन यूके हर सेंट्रल बॉडी चाहती है, वो अमेरिकन कोई स्टेट भी क्यों ना हो, कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई रहे, एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई रहे। इवन ब्रिटेन चाहते हैं कि वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फेवरेबल रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फेवरेबल रहे। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, इट मीन्स हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं और हमारी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। हमारी रिसीट्स रिसीट्स ऑफ डॉलर इंक्रीज हो रही है और हमारी पेमेंट्स ऑफ डॉलर डिक्रीज हो रही हैं। हर गवर्नमेंट ये चाहती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। अब ये करेंगे कैसे? इनको अचीव करने के लिए, इन सिचुएशंस को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 पॉलिसीज होती हैं। नंबर 1 फिस्कल पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, एंड नंबर 3 सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की थी कि अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें, अगर हम जीडीपी की कैलकुलेशन करें, तो नॉर्मली एक मेथड मैंने आपको कल टीच किया था, एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं विद रेफरेंस टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। सो अगर हम चाहते हैं हमारा जीडीपी इंक्रीज करे, तो हम इन एलिमेंट्स, वी हैव 4 एलिमेंट्स ओवर देयर, हम इन एलिमेंट्स में से किसी एक भी एलिमेंट को अगर बूस्ट कर देंगे, किसी एक भी एलिमेंट को अगर हम बूस्ट कर देंगे, तो हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा। मींस हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, मींस हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये होगा कैसे? इसको करने के लिए, जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, सेम इसी की सिनोनिमस टर्म है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड भी सेम चीज़ है, इसको जीडीपी भी कहते हैं, उसके भी सेम कंपोनेंट्स हैं, सेम वही सिनोनिमस टर्म है उसकी, तो वो सेम वेरिएशन रखेगा। अगर हम चाहते हैं हमारा जीडीपी इंक्रीज हो, तो हमारे पास 3 पॉलिसीज़ हैं। इन पॉलिसीज़ के भी कुछ ड्यूअल इम्पैक्ट्स हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट की बात करूंगा, उसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इट मीन्स बाय फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो बात करते हैं फिस्कल क्या चीज है।
Fiscal means regulated government revenue. Regulated government revenue. फिस्कल का मतलब यहाँ पे आसान अल्फाज में ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपने अखराजात करने के लिए एक पूरे साल के टेन्योर में गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट करना होता है उसके अखराजात को करने के लिए टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। टैक्सेस इम्पोजिशन, टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं और उन टैक्सेस की मदद से गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है, पैसे इकट्ठे करती है, रेवेन्यू कलेक्शन। और इस रेवेन्यू की मदद से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स करती है। दिस इज कॉल्ड फिस्कल। तो फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल विद द टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? हमारे नॉर्मली ब्रिटेन की बात की जाए तो दो किस्म के टैक्सेस बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे, एक सैलरी टैक्स होगा और एक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होगा। अगर आसान लैंग्वेज में बताऊं तो सैलरी टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अगर हमारी सैलरी इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट इंक्रीज होगा, और अगर हमारी सैलरी इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स रेट डिक्रीज होगा। वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जब हम कंजम्पशन करेंगे और फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन when we are going to buy something, by paying the price of any commodity, buying of any commodity, or service, we have to pay the certain amount in regards of tax. उसको हम पाकिस्तान में सेल्स टैक्स बोल रहे होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में हम उसको वैट बोल रहे होंगे। जब भी कोई कंज्यूमर हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा तो वो इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। लेकिन फिस्कल पॉलिसी डायरेक्टली एट्रीब्यूट करती है इसके साथ, डायरेक्ट टैक्स के साथ। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जीडीपी इंक्रीज करे, मींस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करे, अगर मैं चाहता हूं इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, अगर मैं चाहता हूं एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो, अगर मैं चाहता हूं मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहे, तो मैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाऊंगा। एक्सपेंशनरी का मतलब आप अपने माइंड में ये बिठा सकते हैं मेटाफोरिकली कि एक्सपेंशनरी का मतलब बढ़ाना होता है, एक्सपेंशन होती है तो वो जीडीपी बढ़ाया जाएगा, जीडीपी बढ़ाया जाएगा। और बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने जीडीपी बढ़ाना है तो क्या करना है? आपने डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देना है। और यहां पे फिस्कल पॉलिसी में एक और टूल होता है जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देना है। तो यहां पे अभी तक मैंने क्या बताया? अगर हम इन टारगेट्स को, इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, और फिस्कल पॉलिसी में हमारे पास दो टूल्स हैं। एक टूल है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड टूल हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को कम करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? जब मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी तो मेरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्शन है, सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्शन है वो कम आएगी, तो जिससे मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, इससे मेरी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जब मेरी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो क्लियरली मेरी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। जब मेरी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो क्लियरली, और यू कुड से कि डायरेक्टली मैं कंजम्पशन इंक्रीज करूंगा।
जब मेरी कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगी, बिजनेस कम्युनिटी को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट इंक्रीज करेंगे, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस को हमने कम किया जिसकी वजह से हमारी सैलरी बढ़ गई, लोगों की सैलरी बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई। लोगों का प्रॉफिट्स के ऊपर अगर टैक्सेस को मैं कम कर दूं तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई। उसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, मींस न्यू प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट स्टार्ट करे, न्यू हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स और स्कूल्स स्टार्ट कर दे। न्यू प्रोजेक्ट्स हमेशा प्रोडक्टिव होने चाहिए, अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, इन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, इन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। जब इन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा तो लोगों को जब रोजगार मिल जाएगा, तो अब मैं बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयड था, मैं अब एम्प्लॉयड हो गया गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट में, तो होगा क्या, मेरी इनकम लेवल बढ़ेगा। पहले मैं अनएम्प्लॉयड रह के ज़ीरो इनकम कमा रहा था, लेकिन अब मेरा इनकम लेवल इंक्रीज होगा। और जब मेरा इनकम लेवल इंक्रीज होगा, अगेन मैं वो सारी हरकतें करूंगा जो यहाँ पे हो रही हैं। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से भी इन दो कंपोनेंट्स में इम्पैक्ट आएगा, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब इससे होगा, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए, तीन कंपोनेंट्स। हमारी कंजम्पशन बढ़ गई, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो जिसकी वजह से हम कह सकेंगे कि ऑन लमसम, या यू कुड से दैट कि अगर हम इनको सम कर लें तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर गई, या हमारा जीडीपी इंक्रीज कर गया। और ये कब होगा, जब हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे, तब ये सभी चीज़ें होंगी। मुझे बोर्ड मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, लेट्स रेज इट। इस एरिया में हम दूसरी पॉलिसी लगाते हैं, उस पॉलिसी को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स डिक्लाइन, किसी चीज का सुकड़ जाना। इसे टाइट फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है, और इसे कंजर्वेटिव फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये एक स्टिमुलेटर पॉलिसी होती है, ये एक स्टिमुलस पॉलिसी होती है, स्टिमुलेटर आप इसको कह सकते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर टू लोअर डाउन द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम इस पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब इससे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे भी आएगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड पे आएगा। इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन करती है। कैसे डिक्लाइन करती है? इस किस्म के सिनेरियो में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को टैक्सेस इंक्रीज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो जब टैक्सेस इंक्रीज किए जाएंगे तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम, एक आम कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम को YD से डिनोट किया जाता है, ये कम हो जाएगी।
और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किए जाएंगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने का खदशा है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे, गवर्नमेंट ना रोड्स बना रही होगी, ना डैम्स बना रही होगी, ना ब्रिजेस बना रही होगी, ना न्यू स्कूल्स होंगे, ना न्यू हॉस्पिटल्स होंगे, ना ही न्यू रेलवे ट्रैक्स होंगे, कोई किसी भी किस्म की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही होगी। सपोज़ ब्रिटेन की गवर्नमेंट अगर ये कर रही है, वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ टैक्सेस इंक्रीज करके पूरी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है ताकि लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि यहाँ पे जब लोग कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा होता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मार्केट में आती है। जब आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आउट कर रहे होते हो, अपने अपने लिक्विड कैश को एक्सपेंस आउट कर रहे हो, उसको बर्न कर रहे हो, तो मार्केट में डिमांड मैसिव जा रही है, सप्लाई के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो जब सप्लाई के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो चीज़ें इन्फ्लेट करती हैं, तो प्राइसेस इन्फ्लेट करती हैं। जब प्राइसेस इन्फ्लेट करेंगी तो इकोनॉमी में रेस्टलेसनेस आती है, तो उस रेस्टलेसनेस को फॉर द सेक ऑफ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े अरसे के लिए स्टिमुलेट किया जाता है, एक सुई चुभोई जाती है, लाइक पिंच किया जाता है, ताकि जो बाकी के सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जो टोटली रिलाई कर रहे हैं डिमांड के ऊपर, वो अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में थोड़ा सा लग जाएं। तो क्या होगा, इसमें डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इसमें ज़्यादा हो जाती है। और इससे होता क्या है, जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो अल्टीमेटली जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कंजम्पशन कम हो जाती है। जब हाउस होल्ड कंजम्पशन कम होती है तो सप्लायर को इंडिकेटर मिलता है, एक इंडिकेशन मिलती है सप्लायर को, वो सप्लाई कम कर देगा अपनी मार्केट में, तो जिसकी वजह से उसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम करना होगी। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती है तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। तो देखिए ज़रा, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड के या जीडीपी के कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस एन एक्स, इसमें कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही होंगी। क्यों कम हो रही होंगी? क्योंकि हम स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉर शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े अरसे के लिए हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि हमारा जीडीपी बेशक कम हो, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, जो आवाम बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर के ऊपर अपना हार्ड अर्न मनी बर्न आउट कर रही है, वो थोड़ा सा सुकून में आए, थोड़ा सा उसको कंट्रोल मिले, उसको कहीं पे ब्लॉकेट लगे, तो हम यहाँ पे एक चौक, एक यू कुड से कि हम यहाँ पे चौक लगा देंगे एक, जो इस चीज़ को बंद कर देगा, इस फाइनेंशियल प्लम्बिंग को किसी और साइड पे मोड़ देगा। दिस इज द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लम्बिंग। फाइनेंशियल प्लम्बिंग इज क्वाइट familiar term which I'm not going to explain over there, but inshallah later I will teach you. So the next point is monetary policy. My dear, you want to say something? Anything you need to say or you need to ask? टैक्सेस वगैरह इसमें ज़्यादा कर दी, हम्म इस पे यानी गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम किया, हम्म ये टैक्सेस की वजह से इसके ऊपर ये टर्नओवर है। अब जिस तरह अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ज़्यादा ले रही है और एक्सपेंडिचर कम कर रही है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को ब्लॉक करेगी, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल नहीं बना रही है, तो जो डॉक्टर्स से जो ख्वाब देख रहे थे कि हम गवर्नमेंट के डॉक्टर बनेंगे, वो नहीं बन रहे, तो वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो अल्टीमेटली जो सप्लायर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो बंदों को फायर करेगा। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ये पॉलिसी बड़ी सोच समझ के लगाती है, ये थोड़े अरसे के लिए लगाई जाती है ताकि लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा ना हो सकें। नहीं, किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं करते, एज अ होल पूरी इकोनॉमी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इसको जल्दी बैकआउट कर लिया जाता है इस पॉलिसी से। इसके साथ सप्लाई साइड पॉलिसी भी लगाई जाती है, जो कि मैं बाद में पढ़ाता हूँ अभी। द नेक्स्ट पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, the objectives of the monetary policy are same
as the fiscal policy or supply side policies has. जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल इंक्रीज करना, जीडीपी को इंक्रीज करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल में रखना। सर आपने पूरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ाई है, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो हाथ भी नहीं लगाया यहाँ पे। मैं नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें मेरा पूरा फोकस बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर होगा कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह यू कुड से कि इम्पैक्ट करेंगे उसको। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी बनाता है जिसमें वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई मींस you could say circulation of money, circulation of currency notes। जितनी ज़्यादा करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन होगी, you could say जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ करेंसी जितनी ज़्यादा होगी, कंजम्पशन उतनी ज़्यादा होगी, कंजम्पशन उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि लोगों की जेब में जब पैसा ज़्यादा होता है तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, और जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली अगेन वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, सॉरी इस जगह पे, ये वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगी, सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगी, अगेन वही साइकिल स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सेंट्रल बैंक करता कैसे है? मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? ऐसी पॉलिसी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है विद इंटरेस्ट रेट्स। फिस्कल पॉलिसी में हम टैक्सेस को डील करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट्स को डील करते हैं। फॉर इंस्टेंस दो किस्म के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एक होता है बोरोइंग रेट। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक मुझे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा? फॉर इंस्टेंस 20% ±7% लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। दूसरा रेट क्या होगा? डिपॉजिट लेंडिंग रेट। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट रखवाऊंगा अपना पैसा, अपनी सेविंग्स को, तो बैंक मुझे भी तो इंटरेस्ट देगा ना, क्योंकि मैं मोटिवेट होऊंगा कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करूं। तो इसे हम लेंडिंग रेट भी कहते हैं और डिपॉजिट रेट भी कहते हैं। डिपॉजिट रेट ये हो सकता है, फॉर इंस्टेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ये हो सकता है 12% ±7%, बल्कि 10 कर लेते हैं, इतना भी नहीं, 8%, बल्कि 8 नहीं है इस टाइम, जो करंट है आई थिंक वो 6% है, 6% ±7% लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। अब ये लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट ±7% का क्या मतलब है? फिलहाल स्किप कर दें इसको, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए नहीं। यूँ समझ लें, अगर अभी मैं बैंक के पास जाता हूँ तो मुझे 27% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बैंक से लोन लूँगा, मैंने 1 लाख पाउंड का लोन लेना है, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मैंने 1 लाख GBP का लोन लेना है, तो मुझे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा? 27%। और अगर मैं 100,000 GBP बैंक में डिपॉजिट करवाता हूँ तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा एज अ सेवर? मैं कितने पैसे बचा सकता हूँ? इसको अगर मैं सेव कर दूँ तो मुझे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा इंटरेस्ट, दैट शुड बी अराउंड 6 + 7 13%। ऑलवेज बोरोइंग रेट ज़्यादा होगा, डिपॉजिट रेट कम होगा, और जो डिफरेंस है इन दोनों का वो कितना आ रहा है? 14%। ये बैंक की कमाई है।
इसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी लेके जाएगा पैसे इसमें से, और जो कमर्शियल बैंक है जो लोन दे रहा है वो भी लेके जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि हमारा जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगी। ये दोनों इंटरेस्ट रेट साथ साथ कम किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अभी इंटरेस्ट रेट 27% है, इसको कर दिया जाएगा 20% और इसको कर दिया जाएगा 8%, फॉर इंस्टेंस। अब इसमें होगा क्या? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक में जाऊँगा, मैं जाके कहूँगा सर मुझे लोन चाहिए, तो 27 की बजाय मुझे 20% पे मिल रहा है, तो 7% से मेरी जान छूट रही है, तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट मुझे कम बेयर करना पड़ेगी, मुझे सूद कम देना पड़ेगा, मैं लोन ज़्यादा अक्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल कॉस्ट कम आ रही है, जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम है। अजान हो जाए फिर करते हैं, आप बंद कर दीजिएगा। अब जब इंटरेस्ट रेट मुझे कम मिलेगा तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो मैं ज़्यादा लोन अक्वायर कर सकता हूँ। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं एक सेवर हूँ, मैंने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक में, पहले मुझे 13% अर्निंग हो रही थी जो मेरी सेविंग है, अब मुझे 8% अर्निंग हो रही है, तो मैं यहाँ से डिस्करेज होऊंगा। मैं जब डिस्करेज हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पे पैसे नहीं रखूंगा, मैं बैंक से पैसा विड्रॉ करूंगा और किसी ऐसे बिजनेस में, किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे मुझे एनुअल रिटर्न 8% से और 13% के इक्वल या उससे ज़्यादा तो मिले, 8% से तो ज़्यादा ही मिले। तो होगा क्या यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों की जेब में पैसा बढ़ जाएगा। जब लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। जो आम इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा बैंक से लोन लेकर, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसके एवज होगा क्या? जो हमारे जीडीपी के कंपोनेंट हैं सी प्लस आई, ये दोनों इंक्रीज कर जाएंगे और अल्टीमेटली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। इस पॉलिसी से जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाता है और जीडीपी को बढ़ा दिया जाता है, इसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। साइकिल यही चलना है, साइकिल सभी यही चलना है, सेम चीज होगी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो, सेम चीज जो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है उसमें जो हुआ सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। फिर इसके वॉइस वर्सा, अगर हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं इकोनॉमी को, हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ करेंसी, वेलोसिटी किसे कहते हैं? एक करेंसी नोट एक साल के अरसा में कितने हाथ बदलता है। अगर मैं आपको 100 पाउंड का एक नोट देता हूँ या 50 पाउंड या 10 पाउंड का एक नोट है आपके पास, वो एक साल में कितने हाथ चेंज करेगा, कितनी ट्रांजेक्शन्स करेगा, एक साल के अरसा में उससे कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, उसे वेलोसिटी कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब हम चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टिमुलेशन कि सिर्फ स्टिमुलेट किया जाए इकोनॉमी को फॉर द पीरियड ऑफ शॉर्टर टाइम, तो हम क्या करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे। सेम, इसको टाइट भी बोला जाता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इसको टाइट बोला जाएगा तो इसको इजी बोला जाएगा, अगर इसको कंजर्वेटिव बोला जाएगा, कंजर्वेटिव, तो इसको लिबरल बोला जाएगा। ये सिनोनिमस टर्म्स हैं, पेपर में यूज़ हो सकती हैं, एमसीक्यूज आ सकता है, एमटीक्यू भी आ सकता है, बस यू हैव टू कीप सच टर्म्स इन योर माइंड। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक वही करेगा जो उसका काम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिपॉजिट्स है, सॉरी पहले लोन रख लेते हैं, जो लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देगा, और जो डिपॉजिट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा देगा।
पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ 20% और 8% था, 20% और 8% था, अब बढ़ा के 28% और इसको 16% कर देगा। इससे होगा क्या, मैं एज अ यू कुड से कि एज अ सैलरीड पर्सन मैं ट्रिगर हो जाऊंगा, मैं फैसिनेट होऊंगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं सेव करूं और बैंक में डिपॉजिट करवाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। और अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं यहाँ पे डिस्करेज हो जाऊंगा, यहाँ पे डिस्करेज हो जाऊंगा कि मुझे 8% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एनुअल बेसिस के ऊपर। मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर मैं बैंक से 100,000 ब्रिटेन पाउंड्स लेता हूँ तो 100,000 को जब मैं वापस कर रहा हूँ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो एनुअल बेसिस के ऊपर मुझे 28% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैं डिस्करेज हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लोन अवॉइड करूँगा, मैं यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करूँगा। यहाँ पे जब मैं ट्रिगर हो गया कि मैंने सेविंग ज़्यादा करनी है तो कंजम्पशन कम करूँगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी डिस्करेज होगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे जब सेविंग इनकरेज होती है तो कंजम्पशन डिस्करेज होती है, तो कंजम्पशन यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट हैं सी प्लस आई, ये दोनों कम हो जाएंगे और फॉर द टाइम बीइंग हमारा जीडीपी कम हो जाएगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 पॉलिसीज़ को डिस्कस किया, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी। और इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं, इन दोनों के जो गोल्स हैं, इन दोनों के जो ड्रॉबैक्स हैं वो रिलेटिवली सेम हैं, बस इन दोनों के टूल्स डिफरेंट हैं। अगर फिस्कल पॉलिसी की बात की जाएगी तो इसमें टूल जो आएंगे वो टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ये मैंने टूल लिखवाए, मैं खुद भूल गया था कहाँ मैंने लिखवाए। और अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे तो इसमें इंटरेस्ट रेट टूल होगा। और कौन से 2 इंटरेस्ट रेट, एक डिपॉजिट्स वाला और दूसरा बोरिंग वाला जिसको लोन कहा जाता है। तो इनकी मदद से हम अपने जीडीपी को डिक्टेट कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, उसका रूट चेंज कर सकते हैं, ताकि हम अपनी इन पॉलिसीज़ की मदद से कंज्यूमर की कंजम्पशन को डिक्टेट कर सकें, उसकी कंजम्पशन को या तो प्रमोट कर सकें या डिस्करेज कर सकें। सप्लाई साइड पॉलिसी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा विद रेफरेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू सो मच।